दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे एआई पर। एआई का नया साम्राज्य। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एआई बाजार बन रहा है, लेकिन क्या यह भविष्य का निर्माता भी बनेगा? आइए इस सवाल का जवाब खोजते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास सिर्फ राजाओं, युद्धों और साम्राज्यों का इतिहास नहीं है। यह उन विचारों का इतिहास भी है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। पहिए ने मनुष्य की गति बदल दी, भाप के इंजन ने उद्योगों को बदल दिया, बिजली ने रात को दिन में बदल दिया, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। और अब मानव इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जो आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय कर सकता है। उसका नाम है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में यानी संक्षेप में एआई बोलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई केवल एक चैटबॉट है जो सवालों के जवाब देता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। एआई अब अस्पतालों में है, अदालतों में है, बैंकों में है, खेतों में है, कारखानों में है, स्कूलों में है और धीरे धीरे हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जिस तरह बिजली हर मशीन के पीछे की शक्ति बन गई थी, वैसे ही एआई भविष्य की लगभग डिजिटल सेवा की बुनियाद बनता जा रहा है। लेकिन एआई की कहानी सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, यह शक्ति की कहानी भी है। हर औद्योगिक क्रांति कुछ नए विजेता लेकर आई। भाप के इंजन ने कुछ देशों को औद्योगिक महाशक्ति बना दिया। तेल ने पूरी वैश्विक राजनीति को बदल दिया। इंटरनेट ने नई कंपनियों को जन्म दिया जो कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी अधिक मूल्यवान हो गई। अब एआई वैसे ही परिवर्तन ला रहा है। इसलिए दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एआई को केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत मान रही हैं। जब हम एआई की बात करते हैं तो अक्सर हम केवल आखिरी परत देखते हैं, यानी मोबाइल पर दिखने वाला ऐप। लेकिन उस ऐप के पीछे डेटा है, कंप्यूटिंग शक्ति है, हजारों विशेष चिप्स हैं, विशाल डेटा सेंटर है, वैज्ञानिक हैं, गणित है, भाषा विज्ञान है और अरबों डॉलर का निवेश है। यानी एआई एक ऐप नहीं, पूरी औद्योगिक व्यवस्था है। अब भारत की ओर देखिए। दुनिया की सबसे युवा आबादियों में से एक, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, करोड़ों इंटरनेट उपयोगकर्ता, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क में से एक और ऐसे लाखों इंजीनियर जो वैश्विक तकनीकी उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि एआई की इस दुनिया में भारत को सबसे आगे होना चाहिए, लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है। यदि भारत के पास प्रतिभा, बाजार और तकनीकी क्षमता है, तो दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां भारतीय क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर केवल एआई में नहीं छिपा, यह उत्तर भारत की आर्थिक यात्रा, तकनीकी विकास और पिछले 3 दशकों में लिए गए उन निर्णयों में छिपा है जिन्होंने भारत को आईटी महाशक्ति तो बनाया, लेकिन एआई के युग में एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी। आगे हम बात करेंगे साल 1991 में और समझेंगे कि भारत ने आईटी की दुनिया कैसे जीती और क्यों एआई का खेल उससे बिल्कुल अलग निकला। यदि भारत के पास प्रतिभा, इंजीनियर और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है,
तो दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां भारतीय क्यों नहीं हैं? इस सवाल का उत्तर एआई से शुरू नहीं होता। यह शुरू होता है साल 1991 से। उस समय भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम था कि देश के पास कुछ ही सप्ताह के आयात का खर्च बचा था। ऐसे समय में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को नए रास्ते पर ले जाने का निर्णय लिया। नाम दिया उदारीकरण, निजी निवेश और दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने का, यानी कि वैश्वीकरण। यह निर्णय आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी कहानी बदलने वाला था। उसी समय दुनिया भी बदल रही थी। कंप्यूटर कार्यालयों का हिस्सा बन चुके थे। सॉफ्टवेयर की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन एक समस्या थी। अमेरिका और यूरोप में इतने प्रतिशत सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे, यानी कि उतनी संख्या में सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे जो इस बढ़ती मांग को पूरा कर सके। भारत के पास एक अनोखा संयोजन था: अच्छी गणितीय शिक्षा, अच्छी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और कम लागत पर उच्च गुणवत्ता का तकनीकी कार्य। यही वह क्षण था जब दुनिया ने भारत की ओर देखा। धीरे धीरे दुनिया की बड़ी कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट भारत भेजने शुरू किए। भारतीय इंजीनियर दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लगे, सिस्टम विकसित किए, सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया, तकनीकी सहायता दी और कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की आईटी सेवा की राजधानी बन गया। इस मॉडल ने भारत को लाखों नौकरियां दी, अरबों डॉलर का निर्यात दिया और एक नया आत्मविश्वास भी। यह सफलता वास्तविक थी और असाधारण भी। लेकिन यहीं एक छोटा सा अंतर था जिसे उस समय बहुत कम लोगों ने गंभीरता से देखा। भारत मुख्य रूप से दूसरों के लिए समाधान बना रहा था, जबकि कुछ देशों की कंपनियां अपनी स्वयं की तकनीक, अपने प्लेटफॉर्म और अपने उत्पाद विकसित कर रही थी। उस समय दोनों रास्ते सफल लग रहे थे, लेकिन उनकी मंजिल अलग थी। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहला हर दिन दूसरों के लिए घर बनाता है, उसे हर नए घर के लिए फिर से काम करना पड़ता है। दूसरा ईंट बनाने की मशीन बना देता है जिसे पूरी दुनिया खरीदने लगती है। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन समय के साथ दूसरे की कमाई पहले से कहीं तेज बढ़ने लगती है। तकनीक की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेवा आधारित मॉडल बहुत सफल था, लेकिन उत्पाद आधारित मॉडल और भी अधिक मूल्य पैदा करने लगा। एआई ने इस अंतर को और बड़ा कर दिया। अब सिर्फ अच्छे प्रोग्रामर होना पर्याप्त नहीं था। अब जरूरत थी विश्वस्तरीय शोध की, विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की, लाखों करोड़ डेटा बिंदुओं की और अरबों डॉलर के दीर्घकालिक निवेश की। यानी एआई केवल सॉफ्टवेयर उद्योग नहीं था, यह पूरी औद्योगिक, वैज्ञानिक और वित्तीय क्षमता का परीक्षा था। वित्तीय क्षमता की परीक्षा थी। यहीं से एआई की असली कहानी शुरू होती है। जब आप किसी एआई से केवल एक प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे हजारों विशेष चिप्स, विशाल डेटा सेंटर, असीमित बिजली और वर्षों का वैज्ञानिक शोध काम करता है। तो एआई बनाना इतना महंगा क्यों है और दुनिया की केवल कुछ ही कंपनियां इसे बनाने में सक्षम क्यों हैं? इसे हम आगे जानेंगे। हम एआई के उस अदृश्य कारखाने में प्रवेश करेंगे जहां ज्ञान, गणना, ऊर्जा और पूंजी मिलकर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आपने एक प्रश्न पूछा और कुछ ही सेकंड में उत्तर मिल गया। इतना आसान, इतना सामान्य, लेकिन वास्तव में क्या केवल 3 सेकंड का काम था? नहीं, उन 3 सेकंडों के पीछे हजारों वैज्ञानिकों का वर्षों का शोध, विशाल डेटा सेंटर, लाखों करोड़ गणनाएं और अरबों डॉलर का निवेश छिपा हुआ है। एआई जादू नहीं है, एआई 21वीं सदी का सबसे बड़ा औद्योगिक ढांचा है।
जब आपने प्रश्न पूछा तो वह आपके मोबाइल में नहीं रुका, वह हजारों किलोमीटर दूर एक डेटा सेंटर तक पहुंचा। वहां हजारों कंप्यूटर एक साथ सक्रिय हुए। उन्होंने आपके प्रश्न का अर्थ समझा, संभावित उत्तरों का विश्लेषण किया और कुछ ही सेकंड में उत्तर वापस भेज दिया। आपने सिर्फ स्क्रीन देखी, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे एक डिजिटल कारखाना काम कर रहा था। औद्योगिक क्रांति के समय कार बनाने के लिए कारखाने चाहिए थे, इस्पात चाहिए था, मशीनें चाहिए थी। आज एआई बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री चाहिए। उस फैक्ट्री का नाम है डेटा सेंटर। यहीं एआई सीखता है, यहीं एआई सोचता है, यहीं एआई उत्तर भी देता है। डेटा सेंटर आज के दौर की नई औद्योगिक इकाई है। लेकिन डेटा सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी इमारत नहीं है, उसका इंजन है, सीपीयू। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक गणित की समस्या है। यदि एक शिक्षक अकेले उसे हल करे तो समय लगेगा, लेकिन यदि 1000 शिक्षक उस समस्या के अलग अलग हिस्से एक साथ हल करने लगे तो काम बहुत तेज हो जाएगा। सीपीयू कुछ ऐसा ही करता है। यही कारण है कि ये आई साधारण कंप्यूटर से नहीं, हजारों सीपीयू की मदद से चलता है। अब एक प्रश्न, एआई इतना बुद्धिमान बनता कैसे है? कल्पना कीजिए आप एक बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं। आप उसे एक कहानी नहीं सुनाते, सैकड़ों कहानियां सुनाते हैं, हजारों उदाहरण देते हैं। वह गलतियां करता है, आप सुधारते हैं। धीरे धीरे वह भाषा सीख जाता है। एआई भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर वह अरबों शब्द पढ़ता है, लाखों चित्र देखता है, अनगिनत उदाहरणों से सीखता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ट्रेनिंग, और यही सबसे महंगा चरण है। अब कल्पना कीजिए यदि दसियों हजार सीपीयू दिन रात सप्ताहों तक चलते रहें तो क्या चाहिए होगा? बहुत बिजली, बहुत ठंडक, बहुत तेज नेटवर्क और बहुत पैसा। यही कारण है कि एआई की दौड़ केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की दौड़ नहीं है, यह ऊर्जा, चिप इंजीनियरिंग और पूंजी सबकी संयुक्त दौड़ बन जाती है। भारत के पास प्रतिभा है, उपयोगकर्ता हैं, स्टार्टअप हैं, लेकिन विश्व स्तरीय एआई बनाने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। जरूरत होती है विशाल कंप्यूटिंग क्षमता की, दीर्घकालिक निवेश की, विश्व स्तरीय शोध की और ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र की जहां विश्वविद्यालय, उद्योग, सरकार और निवेशक लंबे समय तक एक साथ काम करें। यही एआई युग की वास्तविक चुनौती है। अब शायद आप समझ चुके होंगे कि एआई सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह पूरी औद्योगिक श्रृंखला है। लेकिन यदि आप इस पूरी श्रृंखला में इतने सारे चरण हैं तो सबसे अधिक कमाई आखिर किसे होती है? चिप बनाने वाले को, एआई मॉडल बनाने वाले को, या ऐप बनाने वाले को? आगे हम एआई की उस अर्थव्यवस्था को समझेंगे जहां हर उत्तर केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि किसी न किसी के लिए राजस्व भी पैदा करता है, पैसे बनाता है। एआई से सबसे अधिक पैसा कौन कमाता है? ये सवाल है। आपने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, लेकिन उस एक प्रश्न ने पूरी दुनिया में फैली एक आर्थिक श्रृंखला को सक्रिय कर दिया। उस उत्तर की कीमत आपने शायद नहीं चुकाई, लेकिन किसी ने जरूर चुकाई है, और किसी ने उससे कमाई भी की है। यही एआई की असली अर्थव्यवस्था है। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए।
जब आप एक रोटी खरीदते हैं तो पैसा केवल दुकानदार को नहीं मिलता, उसमें हिस्सा होता है किसान का, मिल का, फैक्ट्री का, परिवहन का, दुकानदार का। एआई की दुनिया में भी ठीक यही होता है, बस यहाँ उत्पाद रोटी नहीं, बुद्धिमत्ता है। सबसे ज्यादा कमाई कहाँ होती है? एआई की पूरी श्रृंखला में हर स्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन हर स्तर एक जैसी कमाई नहीं करता। जो एआई ये बनाता है वह कमाता है, जो फाउंडेशन मॉडल बनाता है वह उससे अधिक कमाता है, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चलाता है उसे उससे भी अधिक लाभ मिलता है, और जो एआई चिप्स या उनकी मूल डिजाइन पर अधिकार रखता है वह पूरी व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बन जाता है, क्योंकि तकनीक की दुनिया में सबसे अधिक मूल्य वही वहीं बनता है जहां सबसे कठिन नवाचार होता है, यानी कि खोज होती है। भारत इस श्रृंखला में कहाँ है, ये सवाल जहन में उठता है। अब तो भारत को इस आर्थिक श्रृंखला में रखिए। भारत एआई का तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल उपभोक्ताओं में से एक। हमारे पास प्रतिभा है, स्टार्टअप है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन एआई की सबसे ऊंची परतों यानी फाउंडेशन मॉडल, अत्याधुनिक चिप डिजाइन और विशाल कंप्यूटिंग और संरचना में हमारी उपस्थिति अभी सीमित है। यही कारण है कि भारत एआई का उपयोग तो तेजी से कर रहा है, लेकिन उसकी सबसे अधिक आर्थिक कमाई अभी दूसरे देशों की कंपनियों तक पहुंचती है। भारत एआई से कोई कमाई नहीं कर रहा है, वह केवल उपभोक्ता बनकर रह रहा है और इसके बदले में पैसे चुका रहा है। क्या केवल उपभोक्ता बने रहना पर्याप्त है? तकनीक के इतिहास हमें यह बात सिखाता है, जो देश नई तकनीक बनाते हैं वह सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते, वह मानक तय करते हैं, बाजार की दिशा तय करते हैं और अक्सर भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व भी करते हैं। जो देश केवल उपभोक्ता बनते हैं उन्हें सुविधा तो मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा आर्थिक लाभ दूसरों के पास चला जाता है। यही एआई युग की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या भारत इस वैल्यू चेन में ऊपर जा सकता है? ये सवाल उठना स्वाभाविक है। भारत आज एआई का एक बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन क्या भारत एआई का निर्माता भी बन सकता है? क्या हम इस आर्थिक श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं? क्या हम सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं बल्कि तकनीक का नेतृत्व भी कर सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। आगे हम इस पर बात करेंगे, भारत की संभावनाओं की, भारत की चुनौतियों की और उस रास्ते की जो भारत को एआई उपभोक्ता से एआई निर्माता बना सकता है। क्या भारत एआई महाशक्ति बन सकता है? ये सवाल आपके जहन में होना चाहिए। अब तक हमने देखा कि एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक नया औद्योगिक युग है। हमने समझा कि भारत आईटी में सफल हुआ, लेकिन एआई की दौड़ अलग है। हमने यह भी देखा कि एआई की असली शक्ति डेटा, कंप्यूटिंग, शोध और पूंजी में छिपी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भारत इस नई दौड़ में वास्तव में महाशक्ति बन सकता है? तो भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हर देश एआई महाशक्ति नहीं बन सकता, लेकिन भारत के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बहुत कम देशों के पास हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के पास है, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का विशाल आधार भारत के पास है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और आधार, यूपीआई और डिजिटल पहचान प्रणाली, जिन्होंने करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की नई भाषाई विविधता,
आज दुनिया के अधिकांश एआई मॉडल मुख्य रूप से अंग्रेजी पर आधारित हैं, लेकिन भविष्य का एआई सिर्फ अंग्रेजी में नहीं चलेगा। उसे हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, तेलुगु, उर्दू और सैकड़ों भारतीय भाषाओं को समझना होगा। यही भारत दुनिया को नई दिशा दे सकता है, यानी कि यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और वह एआई का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। सिर्फ प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, एआई का भविष्य उन देशों का होगा जो शोध में निवेश करेंगे, भारत की भूमिका, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करेंगे, ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे, सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करेंगे और ऐसा वातावरण बनाएंगे जहां विज्ञान, उद्योग और सरकार लंबे समय तक मिलकर काम करें। एआई एक चुनावी परियोजना नहीं है, यह 20 से 30 वर्षों की राष्ट्रीय परियोजना है। इसे समझना होगा। तो क्या भारत अभी इस संबंध में कुछ कर रहा है? ये सवाल है, इसे समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू किए हैं। साझा एआई कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराने की पहल की है। भारतीय भाषाओं के एआई मॉडल, सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा और एआई स्टार्टअप के लिए नई चुनौतियां, ये सभी संकेत हैं कि भारत अब केवल उपयोगकर्ता नहीं रहना चाहता, लेकिन नीतियां सिर्फ शुरुआती होती हैं। वास्तविक परिवर्तन तब होगा जब विश्वविद्यालयों में नई खोजें होंगी, प्रयोगशालाओं से नई तकनीक निकलेगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा होगी, यानी कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगी। 2040 के 3 संभावित भारत। भारत दुनिया के प्रमुख एआई नवाचार केंद्रों में शामिल है। भारतीय एआई मॉडल दुनिया की अनेक भाषाओं में उपयोग हो रहे हैं। भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। ये पहला भविष्य है भारत का। दूसरा, भारत एआई का बड़ा बाजार है, उपयोग बहुत है, लेकिन मूल तकनीक विदेशी कंपनियों की है। तीसरा भविष्य है, भारत तकनीक का उपभोक्ता है। निर्णायक तकनीक विदेशों में विकसित होती है और भारत उनके नियमों के अनुसार चलने को मजबूर होता है। इनमें से कौन सा भविष्य सच होगा, इसका निर्णय आज होगा, विश्वविद्यालयों में, प्रयोगशालाओं में और नीति निर्माण में। हर तकनीकी क्रांति एक प्रश्न छोड़ जाती है, क्या आप भविष्य बनाएंगे या भविष्य दूसरों से खरीदेंगे? भाप के इंजन ने दुनिया बदली, बिजली ने दुनिया बदली, इंटरनेट ने दुनिया बदली। अब एआई दुनिया बदल रहा है और भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके निर्णय केवल उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, आने वाली पीढ़ियों की संभावनाएं भी तय करेंगे। भारत के पास जनसंख्या है, प्रतिभा है, डिजिटल अनुभव है, लेकिन इतिहास केवल संसाधनों से नहीं बदलता है। इतिहास बदलता है जब कोई समाज ज्ञान को सबसे बड़ा निवेश मानता है। ज्ञान, जब विज्ञान राष्ट्रीय प्राथमिकता बन जाता है, विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान राष्ट्रीय प्राथमिकता बन जाता है। जब विश्वविद्यालय केवल डिग्री नहीं, नई खोजें देते हैं, जहां विज्ञान पढ़ाया जाता है, जहां ज्ञान दिया जाता है। जब उद्योग केवल मुनाफा नहीं, नवाचार में भी निवेश करते हैं, यानी कि तकनीक की नई नई खोज में पैसे लगाते हैं। जब युवा सिर्फ नौकरी खोजने के बजाय नई तकनीक बनाने का सपना देखते हैं। एआई केवल मशीनों की कहानी नहीं है, यह मनुष्य की कल्पना, उसकी जिज्ञासा
और उसकी सृजनशीलता की कहानी है। और शायद यही कारण है कि एआई का भविष्य किसी मशीन ने नहीं, मनुष्य ने लिखना है। यानी एआई की कहानी मनुष्य ही लिखेगा। तो भविष्य किसी देश को विरासत में नहीं मिलता है, भविष्य उसे मिलता है जो उसे बनाने का साहस करता है। इसे याद रखिएगा। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मित्रों को भी बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं ओम प्रकाश तिवारी। हर खबर का एक दूसरा पक्ष भी होता है। आइए तथ्यों के साथ उसे समझते हैं। तथ्य पहले, राय बाद में।